नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू टॉपिक वाइज है दोस्त। इनमें कुल 230 क्वेश्चंस को समावेशन किया गया है, जो बिहार एसएससी, रेलवे एवं पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक से। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, बताइए दोस्त। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है पीरियड बिफोर रिटेन रिकॉर्ड्स, मतलब लिखित स्रोतों से पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस समय कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था दोस्त, किसी प्रकार की लिपि विकसित नहीं हुई थी। ठीक है। भारत में जो प्रमुख प्रागैतिहासिक काल का जो है, ये कौन है? भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका का गुफा जो है, ये प्रागैतिहासिक काल का है दोस्त। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? धातु बोल रहा है, मेटल। किस धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले मानव ने कॉपर धातु का, किसका? कॉपर धातु का प्रयोग किया था। बाद में आगे चल करके आयरन का प्रयोग हुआ। कौन? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, ये देखिए आयरन का इमेज। आपको हम इमेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पुरा पाषाण काल में मानव का मुख्य जीवन यापन क्या था? तो इनका जो मुख्य जीवन यापन था, ये था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे ये लोग। शिकार और भोजन का संग्रह करते थे। कोई इनका परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था। इनका जो विश्रामालय के स्तर होता था, ये था गुफाएं, क्योंकि वहां पे घर बनाने की टेक्निक्स उनके पास नहीं थी। देखिए कैसे कैसे अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। आग का ज्ञान किस काल में हुआ? तो आग का ज्ञान हुआ था पुरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में आग का ज्ञान हुआ था दोस्तों। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? तो कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। कब? न्यूलिथिक एज में, नवपाषाण काल में कृषि की आविष्कार हुई। इन काल में अस्थाई परमानेंट जो सेटलमेंट, परमानेंट जो निवास था इसका, परमानेंट हाउस का निर्माण वो भी हुआ। पशुपालन, ठीक है, हस्बेंड्री का भी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग हुआ। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। न्यूलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हुआ दोस्तों। कुम्हार के जो चाक होते हैं, चाक, इनका भी निर्माण किस काल में हुआ दोस्त? तो नवपाषाण काल में हुई। ये देखिए पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के लिए रॉक पेंटिंग अर्थात शैल चित्र के लिए ये फेमस है। इनका लोकेशन कहाँ पे दोस्त? तो मध्य प्रदेश में। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं भीमबेटका की पेंटिंग्स। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मेन फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक एज, इनका प्रमुख फीचर्स क्या थी? तो इस समय में आते आते हुआ कि सूक्ष्म सूक्ष्म जो पाषाण औजार थे, ठीक है, जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ्स, इन ये इसका डेवलपमेंट हो गया। जैसे तीर कमान का उपयोग होने लगा दोस्त। इससे क्या हुआ? तो शिकार बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया। मतलब उनको आसानी से वो फूड गैदरिंग कर पा रहे थे, अपना भोजन का प्रबंध कर पा रहे थे। नेक्स्ट, मनुष्य ने अस्थाई जीवन किस काल में शुरू किया? मनुष्य का अस्थाई जीवन न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल में डेवलप हुआ, क्योंकि उस समय में जो एग्रीकल्चर हुआ ये भी डेवलप हो गया। विलेज का डेवलपमेंट हो गया। खाद्यान्न भंडार, ठीक है, ग्रेनरी जिसे कहते हैं, ग्रेनरी का डेवलपमेंट हो गया, खाद्यान्न भंडार सब बनने लगे। तो इसके बाद परमानेंट निवास तो होना ही था। देख लीजिए किस प्रकार से ये लोग परमानेंट निवास की तरफ बढ़ रहे हैं। मेहरगढ़ किस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है? मेहरगढ़ नवपाषाण काल से।
ठीक है, न्यूलिथिक एज से। मेहरगढ़ न्यूलिथिक एज से संबंधित है। जो मेहरगढ़ की लोकेशन कहाँ पे दोस्त? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे? मेहरगढ़ का लोकेशन पाकिस्तान में है दोस्त। आप देख सकते हैं कहाँ है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इंडिया के बॉर्डर के जस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो पाकिस्तान में है। यहीं से कृषि के जो प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, ठीक है, इनिशियल जो इनको सर्टिफाइड किया गया एग्रीकल्चर का, ये यहीं से हुआ है, मेहरगढ़ से। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई? तो इनकी खोज हुई थी 1921 में। किनके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इनका खोज हुआ था। जो अब पाक अधिकृत जो पाकिस्तान पंजाब है, ठीक है, पाक ऑथराइज जो पंजाब है, इनके यहाँ पे खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की। इन्हें हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि हड़प्पा था फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, ठीक है। फर्स्ट जो साइट जो डिस्कवर किया गया ये था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इमेज भी आप एक बार व्यू देखते जाइए। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। उन्होंने वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज किया। उस समय में जो एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो क्या थे, महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदारो की खोज करने वाले कौन थे? रखालदास बनर्जी, जिसे आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर मिला था। इनका जो उपनाम है ये माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट आप इमेज भी देख सकते हैं, यह है माउंड ऑफ डेथ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। एवं सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। आप देख सकते हैं मैप में कि ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और इसी यहीं पर विशाल अन्नागार, ठीक है, ग्रेनरी जिसे कहते हैं, ग्रेट ग्रेनरी यहीं पर मिला था दोस्तों। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदारो किस नदी के तट था? तो मोहनजोदारो सिंधु इंडस नदी के तट पर किनारे था। यह सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, ये सबसे बड़ा नगर था। और यहाँ पर विकसित जल निकासी व्यवस्था थी। और यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ यहाँ पर मिला है। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का अर्थ होता है माउंट ऑफ डेथ, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देख लीजिए, इमेज भी देखते जाइए। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता के टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन इनका प्रमुख व्यवस्था थे। इसका जो एंगल था ये 90 डिग्री पर काटता था। क्या किस पर काटता था? ये देखिए 90 डिग्री एंगल पर ये काटता था, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, 90 डिग्री एंगल पर ये काट रहा है। पक्की इसमें क्या होता था? पक्की ईंट, ठीक है, इसमें पक्की ईंट ब्रंट ब्रिक्स का उपयोग हुआ है दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कैसे थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थे ये समकोण पर काटते थे। कहाँ पर? समकोण पर, कटिंग एट राइट एंगल पर ये समकोण पर काटते थे। देख आप इमेज से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये 90 डिग्री एंगल पर ये कट रही है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन ग्रेट ग्रेनरी माना जाता है। कौन? ग्रेट ग्रेनरी को माना जाता है। नेक्स्ट,
विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। यह है विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? तो इनको याद रखिएगा, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड, मेरे साथ इनको आप दोहराइएगा तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अनजान थे भाई, उनको बारे में कुछ नहीं जानता था। तो ये नहीं जानते थे आयरन के बारे में। आयरन के बारे में ये बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है। इनका जो नॉन जो धातु थे, ये कौन थे? कॉपर, ठीक है, और ब्रॉन्ज। ये दोनों का ही ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये बाद में आया आयरन। आयरन कब आया? बाद में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये था एग्रीकल्चर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था एग्रीकल्चर। ये लोग खेती करते थे। सिंधु सभ्यता में किस फसल का सबसे पहले प्रमाण मिलता है? सबसे पहले कॉटन, कपास का निर्माण सबसे पहले हुआ था सिंधु सभ्यता में। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल इज फेमस फॉर व्हाट? किसके लिए ये फेमस है? तो लोथल गोदीवाड़ा अपने डॉक यार्ड के लिए फेमस है। देख लीजिए, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जहाज वहां पर आते थे। लोथल का लोकेशन कहाँ पे है? तो गुजरात में। इनका लोकेशन गुजरात में है। ये समुद्री व्यापार का क्या था? प्रमुख केंद्र था। एवं बीड मेकिंग फैक्ट्री, मनके के लिए भी यहाँ पर निर्माण होता था लोथल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? कालीबंगा से अग्निकुंड एवं जूते खेत, ठीक है, फायर अल्टर्स एवं पोलो फील्ड का मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा का लोकेशन राजस्थान में है। नेक्स्ट, ये देखिए फायर अल्टर्स। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक। सिंधु लिपि दाएं से बाएं, कैसे दोस्त? ऐसे ऐसे ऐसे, दाएं से शुरू होना और बाएं की ओर चलना। दाएं से शुरू होना और बाएं की ओर चलना। देखिए इनका स्क्रिप्ट ये पिक्टोग्राफिक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रेजेंट स्टेटस। तो स्टेटस अभी है, अभी तक है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, मतलब कि नॉट एट डिसेफर्ड, अभी तक कोई इनको पढ़ नहीं पाए। सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्यतः किनकी बनी हुई थी? तो ये थी सेल खड़ी, स्टेटाइट की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता की मोहर क्या बनी हुई थी? स्टेटाइट की दोस्त। पशुपति का मोहर कहाँ से मिला है? पशुपति का मोहर देख लीजिए, ये मोहर जो है कहाँ से मिला है? ये है ये मिले थे मोहनजोदारो से। ये मोहर मोहनजोदारो से, और मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। चलिए, और इस मोहर में आरंभिक शिव का रूप माना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रारंभिक 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 शिव का रूप, प्रारंभिक शिव का रूप माना जाता है। चलिए, इसमें चारों ओर पशुओं का चित्रण मिलता है। मातृदेवी की मूर्तियां किससे संबंधित मानी जाती है? तो मातृदेवी था फर्टिलिटी गॉड, मतलब कि उर्वरता की देवी, उर्वरता की पूजा। मतलब मिट्टी की मूर्तियां वहां पर काफी ज्यादा मिली है दोस्तों। आप इमेज से देख सकते हैं कि मातृदेवी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा माना जाता है? तो इनका प्रमुख पशु था बैल। बैल, बुल। ये देख लीजिए, ये बैल इनका प्रमुख पशु था। और इनके मुहरे पर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है कि एक सिंह वाला पशु के प्रमाण मिले हैं। और इनके मुहर पर कभी भी हॉर्स, हॉर्स का प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों, हॉर्स का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस क्षेत्र से था? तो इनका व्यापार था मोसोपोटामिया से। किससे था? आप इमेज में देखिए, मोसोपोटामिया से था। इनका प्रमुख बंदरगाह था कौन? लोथल। लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह था दोस्त। मोसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया दोस्त? सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का अर्थ इंडस एरिया। क्या? इंडस एरिया। इंडस एरिया को मेलुहा क्षेत्र कहा जाता है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है?
धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। यहीं पर रन ऑफ कच्छ रन ऑफ कच्छ यहीं पर है गुजरात में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शुमार है धौलावीरा। यहाँ पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट दिखाया गया है धौलावीरा में। देखिए ये गुजरात में है धौलावीरा। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? धौलावीरा जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के लिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में बनवाली है, बनवाली, जो हरियाणा के हिसार जिले में, कहाँ पर? हिसार जिले में स्थित है। देख लीजिए, आप इमेज भी देख सकते हैं, ये हरियाणा का एरिया है और यहाँ पर ही बनवाली पड़ता है, बनवाली पड़ता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो हॉर्स से। मैंने बताया है प्री लेक्चर में अभी कुछ देर पहले कि हॉर्स से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे दोस्त। सिंधु सभ्यता के मकान सामान्यतः किन से बने होते थे? तो बर्न्ट ब्रिक्स, पके हुए मिट्टी के ईंटों से बने हुए थे। इनका जो रेशियो था 1:2:4, 1:2:4 में इनका रेशियो था। और इनका मकान जो था 2 मंजिला, ठीक है, 2 मंजिला मकान हुआ करता था इनका। सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ड्रेनेज सिस्टम इनका कैसा था? इनका डेवलप्ड एंड प्लान्ड था, मतलब कि विकसित और योजनाबद्ध थी। देख लीजिए कैसा। सिंधु सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग, क्लाइमेट एंड रिवर का शिफ्ट माना जाता है। अब हमारा टॉपिक्स है वैदिक काल। अब चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल की क्वेश्चंस को। वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका मुख्य स्रोत वेद है। मुख्य स्रोत क्या है? वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें कुल 10 मंडल है और यह विश्व का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति किया गया। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है एवं 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है दोस्तों। और इसका जो 10वां मंडल है, ठीक है, 10वां मंडल ये क्या है? नवीनतम है, मतलब कि न्यू है। इसी में पुरुष सूक्त भी है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का मिलता है ऋग्वेद में किस मंडल में? तो 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का मिलता है। इसको जो कौन से ऋषि ने इसको किया था? तो इसे किया था विश्वामित्र, ठीक है ना, ऋषि विश्वामित्र विश्वामित्र ने किए थे। ये सावित्री देवता को, क्या सावित्री देवता के लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। गायत्री मंत्र किस देवता का मंत्र? तो ये डेटी सावित्री के लिए फेमस है। ऋग्वेदिक काल में संपत्ति का रूप क्या था? ऋग्वेदिक काल में संपत्ति का था कैटल, मतलब कि पशु धन संपत्ति काल में बहुत ज्यादा मैटर करता था। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इनका छोटी इकाई क्या था? कुल, मतलब कि फैमिली। फैमिली से छोटा क्या ही होगा? तो इनका जो प्रमुख था ये था कुलप। इनका जो प्रमुख होता था ये होता था कुलप। और अनेक कुल मिलकर के क्या बनते थे? फैमिली मिलकर ग्राम। इनको याद करना इजी है क्योंकि फैमिली से ही ग्राम बनते हैं। उसमें ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, उस समय ज्वाइंट फैमिली का चलन था दोस्तों। सभा और समिति क्या थी? तो ये जनसभाएं संस्थाएं थी। ये पॉपुलर असेंबलीज हुआ करते थे। इसमें प्रमुख लोग, जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो अपना स्टेटस रखते हैं, वही लोग भाग लेते थे एवं राजा को सलाह देते थे। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? तो आयरन का। और आयरन का जो दूसरा नाम था, इसको श्याम अयस कहा जाता था। क्या? श्याम अयस। उनको श्याम अयस कहा जाता है। इससे क्या हो गया? आयरन आने से, तो आयरन आने से कृषि में, ठीक है,
एग्रीकल्चर में एकदम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ गया। जो गंगा घाटी था जो गंगा घाटी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा खेती ज़्यादा बढ़ने लगे और यही खेती आगे जाकर के आप देखिएगा कि कैसे-कैसे करके जो मगध एम्पायर खड़ा होता है, ये इसी सब का आयरन्स एंड ये जो दोआब है गंगा यमुना का, ये इनको डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाया। राजा की शक्ति बढ़ाने वाले प्रमुख यज्ञ कौन से थे? तो अश्वमेध एवं राजस्व यज्ञ। अश्वमेध एवं राजस्व यज्ञ मुख्य रूप से था। उसमें क्या करते थे? तो राजा अश्व को छोड़ते थे और ये यज्ञ क्या आता था? राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट ऋग्वेदिक दिति कौन थे? तो उस समय जो दिति था वो था इंद्र। इंद्र और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 हाइम्स 250 हाइम्स मतलब 250 स्तुतों का सूक्ति का उपयोग किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता रेन ऑफ गॉड कहा जाता है। अग्नि में ऋग्वेद में अग्नि देवता का क्या महत्व था? तो देवताओं और मनुष्यों के बीच का मीडिएटर इनको कहा जाता था। अग्नि को इनके लिए ऋग्वेद में 200 हाइम्स का उपयोग किया गया। 200 हाइम्स का। अग्नि को क्या कहा गया? पुरोहित भी। अग्नि को उपनाम पुरोहित भी कहा गया है। ये देखिए अग्नि देवता। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद सामवेद का संबंध किससे है? संगीत और मंत्र गायन मतलब म्यूजिकल एंड चांटिंग से सामवेद का संबंध है दोस्तों। ऋग यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद में रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस यज्ञ विधि से संबंधित है। इसमें यज्ञ की बहुत सारी व्यवस्थाएं बताया गया है। इनका 2 भाग है। कौन-कौन भाग है? तो शुक्ल इनका भाग है एक एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। दूसरा भाग क्या है? कृष्ण। अथर्ववेद किस विषय से संबंधित माना जाता है? अथर्ववेद मैजिक, हीलिंग एंड फोक लाइफ से लोगों की जीवन से जादू, टोना, रोग निवारण से ये संबंधित है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद क्या कहा गया है? ब्रह्म वेद भी कहा गया है अथर्ववेद को। इसमें औषधियों का मेडिसिन का भी उपयोग बताया गया है एवं लोक जीवन संबंधित क्या क्या होता रहता है ये सबसे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है और सर्व प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सर्व प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कहेंगे लेटर वेद। लेटर वेद थे कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद लेटर वेद थे। ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? उनको राजन कहा जाता था। राजा को राजन कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो उस समय ग्रामणी ग्राम के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस समय में कैटल रियरिंग पशु पालन इनका प्रमुख व्यवसाय था एवं गाय को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट असेट मानते थे। गाय को असेट मानते थे। उत्तर वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था अधिक स्पष्ट हुई? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मतलब कि जाति सिस्टम कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप हो गया दोस्त। इसमें देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण डेवलप हो गए और ये जन्म आधारित डेवलपमेंट हुआ उसमें। उत्तर वैदिक काल में कृषि में किसका महत्व बढ़ा? तो आयरन का। बिल्कुल सही बात है। आयरन आने से कृषि करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया दोस्त। लोहे का उपयोग से क्या होने लगे? जंगल को लोग एकदम काट दिया करते थे। खेत में आसानी से जुताई किया करते थे। इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो गया दोस्त। काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ।
उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? दर्शन और आत्म ब्रह्म ज्ञान, फिलोसफी एंड आत्म ब्रह्म, इनका दर्शन का उपयोग था दोस्त। ये देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। इनका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, इनका अर्थ है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? तो उस समय थी सरस्वती। प्रमुख नदी का नाम क्या था? सरस्वती, उनसे। और ऋग्वेद में इनका उल्लेख कई बार हुआ है। और इनका जो फेमस नाम है, इसका नदीतमा, नदी नदीतमा का नाम दिया गया, नदीतमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था दोस्त। देख लीजिए गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। अब टॉपिक आता है महाजनपद एवं मगध। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनकी कुल संख्या 16 थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए। इनमें राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों प्रकार की महाजनपदों थी। एवं सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे दोस्तों। ये देखिए, सबसे शक्तिशाली मगध, मगध राजगृह। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में। यह बौद्ध ग्रंथ था, यह बौद्ध टेक्स्ट था। मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी राजगृह थी, जो वर्तमान बिहार में है। कहाँ पे है? राजगीर का लोकेशन कहाँ है दोस्त? बिहार में। और इनको जो राजधानी बनाने वाले शासक हुए, ये कौन हुए? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने इनको राजधानी बनाया था, राजगृह को। राजगृह का सबसे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये 5 पहाड़ियों से, ठीक है, 5 जो पहाड़ी से ये घिरे हुए हैं। देख लीजिए, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में। मगध के बाद की राजधानी कौन सी बनी? मगध के बाद जो राजधानी बनी थी, ये बनी थी पाटलिपुत्र। मगध की बाद जो राजधानी बनी, ये पाटलिपुत्र बनी थी। देखिए, पाटलिपुत्र को मैप से एकदम इसको मेमोरीवाइज करते रहिए। और इसका वर्तमान लोकेशन कहाँ है? तो वर्तमान लोकेशन पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान लोकेशन पटना है। ये मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य की भी क्या राजधानी रही थी? पाटलिपुत्र। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इनका राजधानी चंपा था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद भी कहाँ पे है? बिहार में। अंग जनपद भी बिहार में। बाद में इसे क्या किया? मगध ने इनको जीत लिया। मगध ने इनको जीत लिया दोस्त। चंपा का आप लोकेशन देख सकते हैं। ये अंग की राजधानी चंपा थी। वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। ये प्राचीन गणराज्य माना जाता था। ये प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है? तो वज्र, जो वैशाली में है। ये ये लिच्छवी का जो प्रमुख केंद्र था, ये लिच्छवी का प्रमुख केंद्र था। एवं महावीर से संबंधित भी ये एरिया रहा है, वैशाली। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी दोस्त। कहाँ? अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ये अवंती जो थी, पश्चिम भारत का, देख लीजिए, सबसे वेस्टर्न एरिया में लगभग आ जाता है। तो पश्चिम भारत की ये प्रमुख महाजनपद थी। यहाँ का जो शासक था, ये चंड प्रद्योत। इनका जो शासक हुए, ये चंड प्रद्योत हुए। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी तक्षशिला। कौशल राजधानी की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला इनकी राजधानी थी दोस्तों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये कहाँ था?
तो उत्तर पश्चिम भारत में, देख लीजिए, ये उत्तर पश्चिम भारत में गांधार एरिया में था। क्या? तक्षशिला। इस एरिया में तक्षशिला का हुआ था। यहाँ पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वत्स महाजन राजधानी क्या थी? वत्स की कौशाम्बी थी। और वहां, सॉरी, गांधार की तक्षशिला। ठीक है, गांधार की क्या थी? तक्षशिला। ये गलत टिक लग गया था दोस्त। गांधार की तक्षशिला थी और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। मगध के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मगध के उत्कर्ष का लौह अयस्क एवं उपजाऊ भूमि, क्योंकि मगध का एरिया क्या था? गंगा एंड यमुना का दोआब के क्षेत्र में था। ये काफी ज्यादा फर्टाइल, और दोनों नदियों के बीच की भूमि काफी ज्यादा फर्टाइल रहता है। अब देख लीजिए, मगध का लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश, बिंबिसार जो था, हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक था, मतलब पहला शासक था, फाउंडर किंग था ये। उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी राजगृह था। राजगृह, इनका राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार किस महाजन शासक था? बिंबिसार मगध का, याद रखिए, बिंबिसार मगध का शासक था। अजात शत्रु ने किस गणराज्य से संघर्ष किया था? अजात शत्रु वज्जी संघ से, वज्जी कॉन्फेडरेसी से इन्होंने संघ किया, और उन्होंने ही महाशिलाकंटक एवं रथमूसल का उपयोग किए थे। एवं वज्जी संघ को राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। शिशुनाग वंश बाद में मगध में किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश के बाद मगध में किस वंश का उदय हुआ? तो नंद वंश का। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए थे। नंद वंश ने मगध में अत्यंत शक्तिशाली बनाया। ठीक है, मगध को काफी ज्यादा नंद वंश ने डेवलप कर दिया था दोस्त। नंद वंश के संस्थापक कौन हुए? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद फेमस इसका शासक था दोस्त। अब आते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इनका प्रथम तीर्थंकर था ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। उनका जो प्रतीक चिन्ह था, ये था बुल, मतलब इसका बैल इनका प्रमुख चिन्ह था दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उनका जो प्रतीक चिन्ह है, ये सर्प, देखिए, इनको याद रखिएगा, ये सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। उन्होंने 4 महावर्तों का उपदेश दिया, याद रखिएगा, 4 महावर्त किन दिए थे? तो पार्श्वनाथ में। और 5th जो दिए थे, ये महावीर जी दिए थे, याद रखना है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर हुए थे। इनका जन्म 599 बीसी में माना जाता है, जैन परंपरा के अनुसार से। उनका प्रतीक चिन्ह था लायन। इनका प्रतीक चिन्ह लायन था दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों, जो कहाँ पे पड़ता है? ये बज्जी, वैशाली के एरिया में ये कुंडल ग्राम एरिया पड़ता है। इनका जो जन्म हुआ था, ये क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये इनका जो गणराज, किस गणराज से जुड़े हुए थे? तो ये लिच्छवी गणराज से जुड़े हुए थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल से जुड़े हुए थे इनके पिता। वे क्षत्रिय वंश से थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला इनकी पत्नी का नाम था। महावीर स्वामी के माता का नाम?
अभी बताए हैं कि इनका माता का नाम त्रिशला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर वर्धमान। इसके वीरता के कारण, ठीक है, ड्यू टू ब्रेवरी, इनको महावीर कहा गया दोस्तों। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था रिजुपालिका रिवर के किनारे में, नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। इसको याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को पीपल ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान के बाद क्या कहा गया? तो उनको जिन कहा गया। महावीर स्वामी को ज्ञान के बाद जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता इनका अर्थ होता है। और महावीर को कैवलिन भी कहा जाता है। कैवलिन भी कहा जाता है महावीर स्वामी को। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो इनका त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज एवं राइट कंडक्ट। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इसका प्रमुख सिद्धांत है। इन्होंने सूक्ष्म जीवों की रक्षा पर बल दिया, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होता है, माइन्यूट जीव, उनको भी रक्षा पर इन्होंने बल दिया था दोस्तों। और जो अहिंसा का, इससे महात्मा गांधी भी क्या हुए, इससे प्रभावित हुए थे दोस्तों। इन्होंने भी अहिंसा का बहुत आगे लेकर चले थे। जैन धर्म में पंच महावर्त की संख्या है कितनी है? हाउ मेनी ग्रेट वर्ब्स इन जैनिज्म? तो इसमें 5 है। कितना है? 5। 4 ये दिए थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर पे, किनका है? पार्श्वनाथ का। और अंतिम में जो एक दिए, 5वां, 5th जो दिए थे, ये महावीर। इनको याद रखिएगा दोस्तों, महावीर जी ने दिए थे। ये क्या क्या है? तो अहिंसा, ये इनका है अहिंसा। और सत्य, सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन की इकट्ठा नहीं करना है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है पंच महाव्रत। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जो जैन संगीति हुई, ये पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। आप इमेज से देख सकते हैं, जो भी पटना वाला एरिया है, पाटलिपुत्र, प्रथम जैन संगीति हुई थी। इनका अध्यक्षता पूछता है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र, स्थूल भद्र इनका, स्थूल भद्र इनका क्या था? अध्यक्ष था, स्थूल भद्र। और जो इसमें पूछता है कि सेकंड जो कहाँ हुआ था? तो सेकंड वल्लभी गुजरात में हुआ था दोस्तों। वल्लभी ये गुजरात एरिया में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब कि ये निर्वाण अटेंड कहाँ किए थे? महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है दोस्त। आप मैप में भी देख सकते हैं ना, पावापुरी। अब दूसरा टॉपिक आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका संस्थापक गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसका जो कुल था, ये शाक्य कुल से संबंधित थे गौतम बुद्ध। उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है? नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। देख सकते हैं इमेज में आप, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। ये एक क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शुमार है दोस्त। अशोक ने यहाँ भी अशोक स्तंभ बनवाया था। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन उनके पिताजी का नाम था। ये शाक्य,
शाक्य गणराज्य से जुड़े हुए थे। उनकी राजधानी क्या थी? तो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध की माता का जी का नाम महामाया था। जो सेवंथ डे पर, इनके जन्म के सेवंथ डे पर महामाया जी की मृत्यु हो गई थी। उनका जो पालन पोषण किया, अपब्रिंगिंग किया, ये महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में, वैशाख पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बाल्यकाल का नाम था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और उनका जो उपनाम क्या था? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इनका उपनाम था दोस्तों। नेक्स्ट, किस वंश में जन्म लिए? गौतम बुद्ध जी किस वंश में जन्म लिए थे? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म, ये गौतम बुद्ध जी शाक्य कुल में जन्म लिए थे। और इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में, एवं डेट हो गया 483 बीसी। मतलब कुल 80 वर्ष के आयु तक ये जिए थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था दोस्त? इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, एवं उनके पुत्र का नाम था राहुल। इसको याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया दोस्तों। पुत्र का नाम तो पता ही है, राहुल। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? ये भी पता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग किए थे। इनको महानिभिष्क्रमण, क्या? महानिभिष्क्रमण, महानिभिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। उन्होंने 6 वर्ष तक उन्होंने गृह त्याग किया। जब गृह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा? तो एक वृद्ध को देखा, ओल्ड को देखा, और डिजीज को, उन्होंने डिजीज्ड पर्सन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एवं मृतक एवं सन्यासी को देखा, एवं सन्यासी को देखा दोस्तों। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो बताए ही अभी, महानिभिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान पीपल वृक्ष के सामने में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सम्राट अशोक ने क्या करवाया? सम्राट अशोक ये बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, उन्होंने यहाँ भी स्मारक बनवाया है दोस्तों। देखिए, ये बोध गया जो बिहार में पड़ता है। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सारनाथ, ये 5 शिष्य को दिए थे। इनको क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्त। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? मतलब डेथ कहाँ हो गया था? तो उनका डेथ कुशीनगर में हो गया था दोस्त। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी। आप लोकेशंस देख लीजिए। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धर्म के 3 को रत्न कौन से हैं? बताइए। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये इनके त्रिरत्न है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध धर्म मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, 4 नोबेल ट्रुथ, इनका मूल सिद्धांत है दोस्तों। जैसे कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है, सफर तो करना ही है। फाइंड ऑफ कॉजेज, क्यों हमको तकलीफ हुआ।
और सॉल्यूशन फॉर काउज सफरिंग्स मतलब इसका उपाय क्या है, और राइट एक्शन, इस जो सफरिंग्स है, जो तकलीफ है, इनको दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, बताइए, इनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो इनमें था त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ था ये त्रिपिटक था। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है विनय पिटक, विनय विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक आता है। तो त्रिपिटक में यही तीनों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है। ये बौद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के प्रमुख टेक्स्ट है दोस्तों। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से थे, बताइए, इनके दो संप्रदाय कौन से हुए। तो हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दो संप्रदाय हुए थे दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करते रहिए दोस्त। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, चलिए टिक कीजिए, तो राजगृह। इनको ट्रिक है, रा वे पा कु, ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन इनका ट्रिक है, इनको याद रखिएगा। नंद एवं मौर्य वंश को हम लोग देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, ये महापदम नंद जी थे, नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, धनानंद ने उनको हरा दिया था। चलिए, ये महापदम नंद है, ये महापदम नंद, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, धनानंद, ठीक है, याद है ना, क्या क्या बोलता था ये, तिलचट्टे, ठीक है, तिलचट्टे। तो ये एक वेब सीरीज है दोस्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए मौर्य वंश का संस्थापक। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं दोस्त, क्योंकि टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। 118। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे, कौटिल्य, इसको चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। किसको, कौटिल्य को, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, वहीं चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था, तो इनको हराने वाले सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हरा दिया था दोस्त। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, मेगास्थनीज के दरबार में आने वाले थे, किसके दरबार में आए मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इनके पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था दोस्त, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन में कौन सा धर्म अपनाया था, तो उन्होंने धर्म अपनाया जैन धर्म, जैन धर्म उन्होंने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस जैन आचार्य से थे, तो इनका संबंध भद्रबाहु से था, इनका संबंध भद्रबाहु से था। बिंदुसार किस वंश का शासक था, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था दोस्तों। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से जाना, तो उनको अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से जानता था। अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो इनका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध। जो कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा, इनको याद रखिएगा, कलिंग उड़ीसा, इनकी राजधानी भुवनेश्वर है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई, उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई थी दोस्तों। अशोक के अभिलेख अधिकतर किस लिपि में है, अशोक के अभिलेख अधिकतर किस लिपि में दोस्त, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पहले पढ़ा।
अशोक ने धम्म महामातुरों की नियुक्ति किस लिए की? धर्म को प्रचार करने के लिए, टू प्रोपेगेट धम्म। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। देख रहे हैं इसको? अब सुला दिए हैं, अब नया वंश आएगा। उत्तर मौर्य काल, अब हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो इसके बाद आए शुंग वंश। शुंग वंश, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हत्या कर दिया दोस्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक हुए। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या की? हत्या करने वाले थे बृहद्रथ को। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। इनका जो मालविकाग्निमित्रम में किस शुंग शासक का उल्लेख है? तो अग्निमित्र का। किसका उल्लेख है दोस्त? याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अग्निमित्र का उल्लेख है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कानवा इनके संस्थापक थे। सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दक्कन एरिया। इनको दक्कन एरिया सब देख सकते हैं, ये सातवाहन वंश का क्षेत्र था दोस्त। सातवाहन वंश सबसे महान शासक कौन हुए? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इनका महाशासक। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धि किस अभिलेख में है? तो इनका अभिलेख जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का, इनका अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक इंस्क्रिप्शन इनका अभिलेख है। गाथा सप्तशती किस सातवाहन शासक से संबंधित है? तो इनका संबंध है हाल से। गाथा सप्तशती हाल से। भारत में इंडो ग्रीक सत्ता का प्रसिद्ध शासक कौन था? इंडो ग्रीक शासक इनका था मिनांडर। मिनांडर प्रसिद्ध शासक था। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? तो मिलिंद के नाम से जाना जाता था। मिलिंद पन्नों में किनके बीच संवाद है? मिलिंद पन्नों में किनके बीच का संवाद है? तो उनके मिलिंद और नागसेन के बीच में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिलिंद और नागसेन के बीच में है। शक संबंध की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो शक संबंध 78 सीई, कॉमन एरा मतलब 78 ईस्वी से मानी जाती है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन प्रथम से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। इनका प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्त? पुरुषपुर अपनी राजधानी बनाई थी, जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में है। इनके समय में जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा था, महायान शाखा, ये काफी ज्यादा क्या हुआ? फैल गया दोस्त। कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था दोस्त, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्त, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, जो कश्मीर में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो कनिष्क जो थे, ये रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। कौन? कनिष्क। नेक्स्ट, गंधार कला किस प्रभाव से विकसित हुई? याद रखिएगा दोस्त, और उनको बताने का प्रयास कीजिए कि गंधार कला किस प्रभाव से विकसित हुई। तो इनका प्रभाव था ऑप्शन बी, ग्रीक एवं रोमन प्रभाव से विकसित हुई थी गंधार कला। मथुरा कला किस परंपरा से संबंधित थी? तो मथुरा कला का संबंध था स्वदेशी भारतीय परंपरा से, इंडिजिनियस इंडियन ट्रेड से संबंधित था। अब आते हैं गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुए? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ दोस्त? श्रीगुप्त को
माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। गुप्त संबंध की शुरुआत कब हुई? गुप्त संबंध की शुरुआत हुई थी 319 से 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? किससे इन्होंने शादी किया, मैरिड किया? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से हुआ था। उन्होंने वैवाहिक गठबंधन हासिल करके अपनी जो पॉलिटिकल पावर था उनको इन्होंने बढ़ाने का काम किया, इनहेंस किया था। और उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमारा देवी का संयुक्त चित्र वाले, दोनों एक साथ वाले स्वर्ण गोल्ड कॉइन भी चलवाए थे। कुमारा देवी किस गण से संबंधित थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। जो लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली इनकी राजधानी थी लिच्छवियों की। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा। क्या कहा? लिच्छवी दोहित्र। इसको याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने कहा था। समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलेगी हमको? तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ये जो कहाँ पे था? प्रयाग में था। ये अशोक जी का स्तंभ था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन आपको याद ही था, जो समुद्रगुप्त के, किसको? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्ता के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। कौन? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में जो लैंग्वेज यूज हुआ है, ये संस्कृत लैंग्वेज यूज हुआ है दोस्त। प्रयाग प्रशस्ति में संस्कृत लैंग्वेज यूज हुआ है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, ठीक है, एवं दक्षिण भारत में अनेक विजय अभियान चलाए एवं इनके जो स्वर्ण मुद्राएं थे, गोल्ड कॉइन, ये काफी ज्यादा फेमस हुए। समुद्रगुप्त किस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि था इनका? समुद्रगुप्त का जो विशेष प्रसिद्धि था, ये था सैन्य विजय। क्या चीज करने में? सैन्य विजय करने में ये काफी ज्यादा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने में ये काफी ज्यादा फेमस थे। और वीणा वादन से ये संबंधित थे, मतलब कि ये बीना बजाते थे। और बीना बजाते हुए इनका कॉइन भी मिला है, सिक्के भी इनके मिले हैं दोस्त। द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इनका उपाधि था विक्रमादित्य। इनका उपाधि का नाम क्या था दोस्त? विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को पराजित किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यही शक को पराजित किया था। और इसके बाद उज्जैन जो था इनका प्रमुख कार्य का क्षेत्र बना दोस्त। और इनका व्यापार कहाँ तक पहुंच गया? अरेबियन सी तक पहुंच गया था दोस्त। ये मैप आप रफली याद करिएगा, तो इधर इस साइड आता है अरेबियन, इधर आता है बे ऑफ बंगाल। चीनी यात्री फहियान भारत किसके समय में आया? तो उनके समय में चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। कब? तो 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत आए। उन्होंने फोको की स्थापना, फोको की उन्होंने लिखा था। इसमें बौद्ध धर्म एवं गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है दोस्त। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग से नवाजा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय में साहित्य, विज्ञान और कला में काफी ज्यादा विकास हुआ दोस्त। इसके समय में
जो विद्वान हुए कालिदास, आर्यभट्ट और बराहमिहिर, ये गुप्त काल से ही संबंधित थे। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस काल से संबंधित थे? तभी बताए हैं, ये कालिदास गुप्त काल से ही संबंधित थे। उन्होंने, उनका जो प्रसिद्ध रचना है यह है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम इनका मेन जो रचना है, एवं गुप्त काल के महान कवि हुए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हुए। किसने लिखा था? कालिदास ने। ये किस पर आधारित है? तो ये महाभारत पर आधारित है दोस्त। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक से जुड़ी है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। इनका लोकेशन कहाँ है? नालंदा, इनको याद रखिएगा। नालंदा जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। यही यहाँ पर वेनसोंग एवं इति सिंह अध्ययन करने के लिए आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? तो इनका उपाधि था महेंद्रदीप्त। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी महेंद्रदीप्त। इनके जो सिक्के थे ये पीकॉक आधारित सिक्के थे, मतलब इनके सिक्के पर पीकॉक का चित्र मिलता था दोस्तों। हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो उस समय हुन को हराने वाले थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुन को पराजित किया था। इनका अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। क्या? जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है दोस्तों। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हुआ। भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है दोस्तों। उन्होंने क्या किया? तो सुदर्शन झील का जो उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में भी वर्णित है, ठीक है दोस्त। दिल्ली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? दिल्ली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से इनका संबंध माना जाता है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार का जो परिसर है, ठीक है, यहाँ पर ये लौह स्तंभ पाया जाता है दोस्तों। इनका लोकेशन वही है। ये चंद्र राजा से जोड़ा जाता है। ऐसे भी आप नाम से समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ, क्या हुआ? ये एंटी कोरोजन के लिए, ठीक है, जंग प्रतिरोधी, ये जंग प्रतिरोधी था। ये जंग प्रतिरोधी है दोस्त। अब है हर्ष एवं उत्तर गुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? बताइए, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी से संबंधित है। हर्षवर्धन का कमान कब संभाला, शासन? तो 6 से 6 ईस्वी में उन्होंने शासन संभाला। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर था। इनका प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हुआ करता था। नेक्स्ट, हर्ष की राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष की राजधानी कन्नौज। ये बाद की राजधानी बनी, पहली राजधानी थानेश्वर ही थी। कन्नौज पर ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ये देखिए, लोकेशंस देख लीजिए कन्नौज का, ठीक है। इंडिया मैप पर आप लोकेशंस देख सकते हैं। हर्षचित्र के लेखक कौन हुए? इनका लेखक हुए बाणभट्ट। हर्षचित्र के लेखक बाणभट्ट। ये बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट। हर्ष के दरबारी कवि हुए। उन्होंने कदाम्बरी भी लिखा। को क्या चीज लिखा है इन्होंने? कदाम्बरी बुक भी लिखा था। वेनसोंग
किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेन आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया दोस्तों। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो ये बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन ने संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता था, मतलब सभी धर्मों को ये मानता था। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो मुस्लिम धर्म को मतलब को भाग बोलो, उसको नहीं मानो, उसको संरक्षण नहीं दो, ऐसा नहीं था। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में किसने पराजित किया? तो इनको पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में रोकने वाला कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य डायनेस्टी के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। दोनों को जो युद्ध हुई किस नदी पर? नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। किसको? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय को। इस युद्ध का जो वर्णन है किसमें? एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन में इनका उल्लेख है दोस्तों। एहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय से। इनकी रचना रवि कीर्ति ने किया था। रवि कीर्ति इनकी रचना किए थे एहोल अभिलेख का, जो संस्कृत लैंग्वेज में किया गया था। इसमें क्या लिखा है? तो इन्हें हर्षवर्धन पर जो विजय किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, इनका वर्णन लिखा गया है। हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली और एक और बुक प्रियदर्शिका बुक लिखे थे कौन? हर्षवर्धन ने। उनकी रचना है नागानंद इनकी रचना है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का काल किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म का संरक्षण एवं साहित्य लिटरेचर के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, ह्वेन ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? बताइए, ह्वेन ने किस विद्यालय का वर्णन किया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर रहे हैं कुमार गुप्त। नेक्स्ट, ये देख लीजिए इमेज में नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो इमेज तक्षशिला का लग गया है, सॉरी दोस्त। अब देखते हैं दक्षिण भारत। संगम साहित्य का मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? संगम साहित्य बताइए। तो संगम साहित्य किस भाषा से? ये इसका सही उत्तर है तमिल लैंग्वेज में ये लिखा था। संगम युग के 3 प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंश थे कौन? चेर, चोल एवं पांड्य। चेल, चोर, पांड्य थे। इनका जो ग्रंथ था ये था तोल्काप्पियम। इनका प्रमुख ग्रंथ हुआ, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, संगम युग में पांड्य राज की राजधानी कौन थी? तो इनकी राजधानी थी मदुरै। पांड्य राज की राजधानी मदुरै थी। लेकिन इनका चिन्ह क्या था? राज्य शासकों का चिन्ह तो फिश मछली। इनका राज्य चिन्ह था फिश मछली। चोल की प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो उरेउर। चोल की प्रारंभिक राजधानी उरेउर, लेकिन बाद में ये तंजाउर इनका राजधानी जो बाद में तंजावुर हो गया। इनका चिन्ह था टाइगर। चेर राज्य की राजधानी कौन सी मानी जाती है? इनकी राजधानी वंजी। चेर राज्य की राजधानी वंजी मानी जाती है। इनका जो चिन्ह था ये था धनुष और बाण, बो एंड एरो। धनुष और बाण इनका चिन्ह था दोस्त।
इनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है? केरला में। वर्तमान क्षेत्र केरला में। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जिसे कांची भी कहा जाता है। इनका जो प्रमुख शासक हुए ये महेंद्र वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन प्रथम इनका प्रमुख शासक हुए दोस्त। अब देख सकते हैं पालावाज के क्षेत्र कौन कौन रहे हैं। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी बादामी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी। और इनका प्राचीन नाम क्या था? तो वातापी। इनका प्राचीन नाम वातापी था दोस्त। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुए ये हुए पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड इसका प्रमुख शासक हुए दोस्त। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी थी मान्यखेत। इनका जो प्रमुख शासक हुए अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो इनको बनाने वाला कौन थे? राजराज चोल प्रथम ने। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यह मंदिर कहाँ बना था? तंजावुर में। तंजावुर में बना था ये मंदिर। इनका निर्माण लगभग 1010 ईस्वी में हुआ। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है दोस्तों। ये देखिए बृहदेश्वर टेम्पल। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम। इसका निर्माण करने वाले शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। ये एकाश्म शैलकृत मंदिर है, मतलब एक ही पत्थर का। क्या? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक एक ही पत्थर से बने हुए ये मंदिर है। कौन? कैलाश टेम्पल। देख लीजिए आप, ये एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया है कैलाश टेम्पल एलोरा, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? ये पल्लव वंश से संबंधित है। इस रथ मंदिर किसके काल का है और इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया दोस्त। ये भी महाबलीपुरम के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। अब है कला एवं स्थापत्य को हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या कला एवं स्थापत्य हुआ। तो सांची स्तूप का संबंध मुख्य से किस धर्म से है? तो इसका धर्म बौद्धिज्म से है। इसका फाउंडर कौन हुए? गौतम बुद्ध। सांची स्तूप का निर्माण करने वाले सम्राट सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इनका लोकेशन है दोस्त। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता गुफाएं अपनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है दोस्त, जो औरंगाबाद कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका लोकेशन है। ये मुख्य रूप से वॉल पेंटिंग मतलब कि भित्ति चित्र से ये संबंधित है। एलोरा की गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बौद्ध का भी है, जैन का भी, और हिंदू गुफाएं, बौद्धिस्ट, जैन एवं हिंदू केव्स भी है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं का समावेशन हुआ है दोस्त। गंधार कला पर किसका प्रभाव था? तो इसका ग्रीक रोमन का प्रभाव था गंधार कला पर, जो कुषाण काल में फला फूला दोस्त। मथुरा कला की विशेषता क्या थी? तो मथुरा कला की विशेषता स्वदेशी भारतीय शैली, इंडिजिनियस इंडियन स्टाइल पर आधारित थी। इनका जो प्रमुख केंद्र था यह था मथुरा। इनका प्रमुख केंद्र मथुरा था, मथुरा जो यूपी में है। और इनमें मुख्य रूप से
रेड सैंड रेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया जाता था, लाल बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया जाता था दोस्त। अब है साहित्य से कुछ क्वेश्चंस। अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इनका है कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य और विष्णु गुप्त, इनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं उनका प्रमुख सलाहकार हुए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इनका लेखक कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। इनकी जो कथा है ना, शकुंतला और राजा दुष्यंत पर आधारित है। शकुंतला एवं किंग दुष्यंत पर आधारित है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है दोस्त। किसने लिखा? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने कादम्बरी की भी रचना की है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष। अश्वघोष ने एक और की रचना की थी, क्या क्या? सौंदर्यनंद। क्या है? सौंदर्यनंद की रचना अश्वघोष ने किए थे। गाथा सप्तशती किस शासक से संबंधित है? तो हाल से। गाथा सप्तशती हाल से संबंधित है। अब देखिए दर्शन फिलोसफी पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है या प्रवर्तक? तो मिस्टर कपिल, ऋषि कपिल मुनि इनका क्या है? फाउंडर है। योग दर्शन के प्रवर्तक? योग दर्शन पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। देख लीजिए पतंजलि, इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। इसमें है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि। लास्ट में क्या है? समाधि है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम, ऋषि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हुए। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है क्या है? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र इसका मूल ग्रंथ है दोस्तों। वैशेषिक दर्शन, ये कनाद जी लिखित है। वैशेषिक दर्शन, कनाद को हम एक उपनाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? उलुक। कनाद का उपनाम क्या है? उलुक। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बद्रायन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बद्रायन, जो इस ग्रंथ का जो मूल है यह है ब्रह्मसूत्र। क्या है? ब्रह्मसूत्र। अब अभिलेख के देखते हैं, तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने डेसिफर किया, किसने पढ़ पाया? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में जो पढ़े हुए थे उनको पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। एवं उत्तर पश्चिम जो भारत था, आप रफली अगर इंडिया का मैप अगर ले तो ये उत्तर और पश्चिम जो भारत था इसमें क्या चल रहा था? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि चल रहा था, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। यह है जेम्स प्रिंसेप। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो उपलब्धि हासिल की थी, उन्होंने दक्षिण एवं उत्तर के राज्यों को उन्होंने जीत लिया था। उनके जो दिग्विजय किए थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। ये कहाँ पे है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका ये लोकेशन है दोस्त, जिसे अब क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। इसमें सुदर्शन झील का जो सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन जो लेक था
इनका जो रिपेयर हुआ था, इनका भी उल्लेख किस में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में, जो रुद्रदामन के द्वारा। अब देखिए, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। इनके रचनाकार थे रवि कीर्ति जी, इनके रचनाकार थे। अब सिक्के से क्वेश्चन। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन, किसने चलाए थे? कुषाण ने। गोल्ड कॉइन चलाने वाले कौन थे? कुषाण। ये देखिए कैसे कैसा कॉइन हुआ करता था, गोल्ड कॉइन। गुप्त काल के सिक्के मुख्यतः किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ये गोल्ड के लिए, इसका धातु बनते थे गोल्ड से। मुख्य रूप से समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत सारी सिक्कों जारी किए। और गुप्त काल का जो स्वर्ण सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? दिनार। इनको दिनार कहा जाता था। सातवाहनों ने मुख्यतः किस धातु के सिक्के चलाए? तो लेड के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्के प्रसिद्ध है, फेमस है? तो बीना बजाते हुए, प्लेइंग बीना वाला जो सिक्का है ये काफी ज्यादा फेमस है। देखिए ये बीना बजाते हुए सिक्का। इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या लोग मानते हैं? तो वीणा वादक, ठीक है, वीणा वादक कहते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। और संगीत प्रेमी भी कहते हैं। पंच चिन्हित सिक्के किस काल से संबंधित है? तो ये महाजनपद काल से, महाजनपद काल से ये सिक्के फेमस हुए। जो पंच मार्क कॉइन है ये सबसे प्राचीन, ठीक है, ओल्डेस्ट कॉइन माना जाता है, ओल्डेस्ट सिक्के माने जाते हैं। ये क्या बने थे? किससे बने थे? सिल्वर से बने हुए थे, ठीक है, पंचमार्क कॉइन। विदेशी यात्री को देखते हैं तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत। कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस, सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है इंडिका, इस बुक का नाम है इंडिका दोस्त। उन्होंने बुक लिखा। इसमें पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था एवं मौर्य का जो रूल कैसा था ये इसमें लिखा हुआ दोस्त। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। फहियान भारत के किसके शासनकाल में भारत आया? तो फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपनाम क्या है? विक्रमा, विक्रमादित्य। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फहियान कौन था? तो एक बौद्धिस्ट ट्रेवलर था, बौद्धिस्ट ट्रेवलर था, बौद्धिस्ट ट्रेवलर था एक। कौन? तो फहियान। इनका जो रचना था ये, इनका रचना था फो कु की, ये इनका रचना था दोस्त। ह्वेनसोंग भारत किसके शासनकाल में आया था? ये आए थे हर्षवर्धन। ह्वेनसोंग भारत आए थे हर्षवर्धन के समय में। ये 629 से 645 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, जिनकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्ता ने इनकी स्थापना किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी का। और ह्वेनसांग का जो बुक्स हुआ ये हुआ CU की, याद रखिएगा, CU एंड की, ये इनका बुक हुआ। प्रीति सिंह मुख्यतः किस उद्देश्य से भारत आया था? तो यह था स्टडी ऑफ बौद्धिज्म, मतलब बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए आया था। ये लगभग 671 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। अब विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, और नालंदा जिला, एक बिहार में एक जिला है
नालंदा, इसी में इनका लोकेशन है, नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक आवासीय विश्वविद्यालय था, मतलब यहाँ पर एक लोग रह सकते थे, रेसिडेंटल। रेसिडेंटल ये यूनिवर्सिटी था, यहाँ पर लोग रह करके पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इनका उपाधि पूछ लेता है तो इनका उपाधि है महेंद्र, महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय इनका उपाधि है। देख लीजिए, इमेज देखते जाइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इमेज है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में था? तो ये गांधार के क्षेत्र में थे। इधर थे गांधार के क्षेत्र में, जो अभी पाकिस्तान एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? पाकिस्तान एरिया में ये पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना धर्मपाल, जो गोपाल वंश के शासक थे, सॉरी पाल वंश के शासक थे। कौन? धर्मपाल। ये जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ये कहाँ पे है? कौन से जिला में? बिहार के भागलपुर जिला, भागलपुर जिला में इनकी लोकेशन है दोस्त। इसमें मुख्यतः बौद्ध का जो वज्रायन शाखा है, वज्रायन जो ब्रांच है, इसमें अध्ययन किया जाता है। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी तो इनको याद ही है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। इस जो डेवलप किया गया वल्लभी विश्वविद्यालय किनके संरक्षण में? तो मैत्रक जो डायनेस्टी था, इनके संरक्षण में ये डेवलप किया गया दोस्त। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।